नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस में। और आज जो होने वाला है सर वो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार सर आपके लिए मैंने लेकर के आया सामाजिक विज्ञान लघु उत्तरीय का टॉप 15 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और उम्मीद करना कि इस बार पूछेगा सर, क्योंकि ये लघु उत्तरीय 15 क्वेश्चन जो है ना सर वो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। इस 15 क्वेश्चन के बारे में जितना बोल दूंगा उतना कम पड़ जाएगा सर, इसलिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलूंगा। आते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में, क्योंकि ये और इसका एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसका आपको पीडीएफ भी उपलब्ध है। पीडीएफ कहां मिलेगा मैं बता देना चाहता हूं। आइए देखिए, सबसे पहली बात है सर, आप टेलीग्राम का जो है ना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पर भी जाकर के आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम पे जाना और आपको सर्च करना है @संदीप7295 मेरा आईडी खुल जाएगा सर। इसे क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। इसे क्या कर लेना है सर? इसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद यहां पर आपको ऑल पीडीएफ मिल जाएगा सर, सारा का सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको यहां पे डाल दिया गया है, ठीक ना। या फिर आप यहां पर आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑल वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। और साथ ही सर एक बड़ा मेरा कोशिश है सर कि आपके एग्जाम का 30 मिनट पहले मैं कुछ ना कुछ डाल दूंगा सर। मेरा कोशिश रहेगा कि आपके पास कुछ ना कुछ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक ना। एग्जाम के 30 मिनट पहले, वो नहीं समझेगा कि तुम अपना जीएफ का फोटो डालेंगे। अरे 30 मिनट पहले क्या डालेंगे वो तो समझिए गया होगा, है ना सर। और सबसे बड़ी बात है ना सर कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि कहा ही जाता है सर कि बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका पहचान हम नहीं वो आप सब हैं सर। आप फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइए सर, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। 1 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो सीधे सर आपको मैं लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में, क्योंकि ज़्यादा समझाऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा और आपके एग्जाम में समय अभी ज़्यादा है नहीं सर, बहुत कम समय है। और कम समय में हमको बेहतर करने का सबसे बेहतर तरीका यही है सर कि सारे क्लासेस को जाकर के देख लो। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, सामाजिक विज्ञान का बहुत सारा क्लास चल चुका है, ठीक ना। तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा सामाजिक विज्ञान का। अभी कल या 2 दिन पहले क्लास मैंने टॉप 10 क्वेश्चन का क्लास लिया हूं सर सामाजिक विज्ञान में, सब्जेक्टिव का, और बहुत सारे सब्जेक्टिव का क्लास में सामाजिक विज्ञान में लिया हूं, तो उसको सारे क्लास जाकर के देख लेना, ठीक ना। हाँ ना। कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा, ठीक ना। क्या नहीं घोषित करेगा? तो राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा, और ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा, ठीक ना। तो राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। और साथ ही आपको नीचे लिखना है इसमें पैराग्राफ चेंज करके कि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का यहाँ पर इसको करने का काट देना, ठीक ना, एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है, ठीक ना। ये करने जो है ना सर, ये करने को काट देना, ये वाला करने को काट देना, ठीक ना। कहता धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का करने को काट देना, ठीक ना, एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अच्छा आप देखो सर, हम लोग भारत में अच्छा किसी भी धर्म का हम लोग प्रचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। किसी भी जैसे हम लोग हिंदू का प्रचार करते हैं नहीं करते हैं, मुस्लिम का प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। हम हिंदू होते हुए मुस्लिम का प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो ये हमारा क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा यही बताता है कि हम लोग किसी भी जाति को, किसी भी नागरिक को हम लोग प्रचार कर सकते हैं, ठीक ना। है ना। फिर से थोड़ा सा एक बार देखते हैं सर। कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा, और ना ही धर्म को विशेष दर्जा देगा, और ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा सर, ठीक ना। राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। और इसी में पैराग्राफ नीचे चेंज करके लिखना है कि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान
संविधान हमारा बताता है कि सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का, यहाँ पर करने को काट देना, किसी भी धर्म का एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। किसी भी धर्म का एवं उनका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। समझ में आया मेरी बात? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या फिर कुछ भी राष्ट्र भी लिख देना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैंने सर आपको यहाँ पर मैंने मात्र 2 ही पॉइंट अच्छा मैंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा, और साथ ही ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा, ठीक ना। राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। अब बात करेंगे खोपचा की तरफ। कहता धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का एवं एक करने को काट देना एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक ना सर। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना वरना प्यार हो जाएगा। क्योंकि कहता है क्या कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है, मुझे तो गाने आता ही नहीं है ना सर। आना क्वेश्चन अगला कहता है ना, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है सर? ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में नहीं आएगा। अरे आएगा। शेयर करो चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक दो, लाल कलर का बटन होगा उसको दबा करके बेल आइकन को घंटा को भी दबा देना सर। हाँ है ना। कहता है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कहता है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि अनेकता में एकता, ठीक ना। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता, अर्थात रूप रंग वेशभूषा वाले का समाज में सामंजस्य है, समाज में इज्जत है। सामंजस्य मतलब वही होता है इज्जत है। अब देखो सर, अच्छा हमारा भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अनेकता में एकता, सभी धर्म जाति को हम लोग एक साथ जुट करके रहते या नहीं रहते हैं ना। तो यही हुआ कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि अनेकता में एकता, जिसका अर्थ होता है, अनेकता में एकता का अर्थ होता है कि रूप रंग वेशभूषा वाले का समाज में सामंजस्य है। सामंजस्य मतलब इज्जत है, ठीक ना। तो यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत, और सबसे पहले कमेंट करो सब कोई जय हो, एक कमेंट करो जय हो, एक बार कमेंट करो सर जय हो या फिर लव यू सर लिख करके कमेंट करो। मेरा क्लास अच्छा लगा तो सभी दोस्तों को शेयर कर दो, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर। और जाकर के साइंस वाला क्लास देख लेना सर, मैंने टॉप 100 क्वेश्चन साइंस में करवाया हूँ, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ। मैथ में 2 नंबर वाले में टॉप 80 क्वेश्चन करवाया हूँ, 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन करवाया हूँ, बहुत सारा क्लास लिया हूँ सर। वो सब सारे क्लासेस यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी का, तो जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं सर, है ना। कहता है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि अनेकता में एकता का अर्थ होता है कि रूप रंग वेशभूषा वाले समाज में सामंजस्य, मतलब समाज में इज्जत है, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर सर, थोड़ी सी गौर करना 3 नंबर की ओर। कहते हैं बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना कहता है क्या सर? कहता है ना, सत्ता में विभाजन क्यों आवश्यक है? सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है? हाँ आवश्यक है, क्योंकि कहता है सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलती है। लोकतंत्र हमारा बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी चीज़ में हिस्सा ले सकता है, चाहे वो कोई भी धर्म का लोग हो, चाहे वो कोई भी जाति का लोग हो, ठीक ना। आना कहता है सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि इसमें लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलती है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलता है। ऐसा होता है कि मतलब हमारा बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही जाति के लोग बन सकता है, ऐसा नहीं ना। मुस्लिम जाति को बन सकता है, हिंदू धर्म को लोग बन सकता है, ऐसा नहीं ना। कोई भी जाति को कोई भी धर्म के लोग बन सकता है, बस उसका काम अच्छा होनी चाहिए। तो यही मैंने बोला है सर, यहाँ पर बोला कि सत्ता में विभाजन का क्या आवश्यक है। कहता है सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलती है। सभी समूह संतुष्टि महसूस करते हैं।
समूह संतुष्टि महसूस करते हैं, मतलब सभी समूह के लोग क्या करते हैं, संतुष्टि महसूस करते हैं। विद्रोह की संभावना कम हो जाती है। जैसे देखो, अगर जैसे मुखिया का चुनाव हुआ तो सिर्फ हमारा हरिजन कास्ट के ही लोग अगर सब दिन मुखिया बनते रहेगा तो हमारा जनरल कास्ट के लोग, बीसी वाले कास्ट के लोग क्या करेगा? तो सबको सरकार एक एक बार मौका देता है या नहीं देता? देता है ना। तो यही कारण ये है सर। कहता है ना कि सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलती है, सभी समूह संतुष्टि महसूस करते हैं, विद्रोह की संभावना कम हो जाती है। अच्छा, सब जाति जब मिलजुल करके लड़ेगा तो विद्रोह मतलब लड़ाई झगड़ा कम ही ना होगा। यही ये बोला यहाँ पे, ठीक ना। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक नई क्वेश्चन की तरफ सर, और अगला क्वेश्चन देखोगे तो दीवाने हो जाएगा, पागल भी हो जाएगा ये प्रेमी। चलिए आइए सर, 4 नंबर क्वेश्चन का ताना, समाज में स्त्रियों की दैनिक स्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों को उल्लेख करें। देखो सर, समाज में स्त्रियों मतलब महिलाओं को अभी भी पूरा अधिकार क्यों नहीं मिल पाता? अब तो सर जितना पुरुष को नहीं मिलता उससे ज़्यादा महिलाओं को मिलने लगा। क्योंकि देखो, पुरुष के लिए एक अलग कॉलेज कहीं बना हुआ है? नहीं ना बना हुआ है। सिर्फ बना हुआ है कि लड़का के लिए एक कॉलेज है, लेकिन लड़की के लिए वुमेंस कॉलेज बहुत सारा बना हुआ है। सिर्फ उसमें लड़की ही एडमिशन ले सकती है, लेकिन लड़का के लिए कहीं भी कोई कॉलेज नहीं बना हुआ है जिसमें लड़का और लड़की दोनों रहेगा। तो इसलिए सर हमारा अब लड़कियों का हिस्सेदारी समाज में अधिक मिलने लगा। लेकिन अभी भी गाँव देहात में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, बाल विवाह कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ों से झेलना पड़ता है, जिसके कारण लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती है। आना इसका 4 को हम लोग कारण वर्णन कर देंगे। कहता है समाज में स्त्रियों की दैनिक स्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। तो पहला कारण जो है सर, वो स्त्री के बीच पर्दा प्रथा कायम है। देखो सर, हमारा स्त्री के बीच जो होता है ना, वो पर्दा प्रथा कायम होता है। देखो क्या होता है ना कि जैसे अगर हम हैं तो अगर मेरी सिस्टर हो या कोई भी हो सर, तो उसको हर चीज़ को झेलना पड़ता है, समाज के हर चीज़ को झेलना पड़ता है। उसको जो चीज़ करने का मन करता है तो वो भी समाज की वजह से नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोचता है ना अगर मैं वो काम करूँगा तो शायद मेरे मम्मी पापा को सर झुकाना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज़ जो है ना सर, वो समाज में कायम करना पड़ता है, बीच प्रथा कायम करना पड़ता है, ठीक ना। तो यही बोला कि स्त्रियों के बीच पर्दा प्रथा कायम है, ठीक ना। तो अभी भी स्त्रियों के बीच पर्दा प्रथा क्या है, कायम है सर, मतलब बचा हुआ है ना। आना कहता है दूसरा नंबर क्या, कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में शिक्षा का अभाव कम है सर। यहाँ पे क्या लिखना, कम है, ठीक ना। यहाँ पर लिखना कम है सर, आने दो, ऐसे भी अभाव है, मैंने अभाव यही हुआ, कम है। तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की शिक्षा का अभाव है, मतलब यही हो गया है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का शिक्षा का क्या अभाव है। मतलब अभी भी अगर किन्हीं के पास 5 बेटे हैं, किन्हीं के पास अगर 4 बेटे हैं और 1 बेटियां हैं, तो वो 4 बेटे को बड़ा से बड़ा कॉलेज में पढ़ा देगा, लेकिन 1 बेटी को नहीं पढ़ा पाएगा बड़ा से बड़ा कॉलेज में। क्यों? क्योंकि अभी भी महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है घर गार्जियन से। क्यों? क्योंकि इसका इज्जत है, लोग सोचता है कि मेरी बेटी बाहर जाएगी तो ये कर लेगी, वो कर लेगी, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, एक कांड वो कांड। क्योंकि सर अब हमारे देश में रेप कांड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है सर। तो इसलिए मैं भी कहूँगा सर कि आज आप लोग थोड़ी सी चित कर रहना और गार्जियन की भी बात को मानना सर, क्योंकि हमारा गार्जियन है तब हम हैं, और आपकी वजह से गार्जियन का सर झुक जाए ऐसा ज़िंदगी में कभी कुछ मत करना, मैं तो यही कामना करूँगा सर, है ना। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में शिक्षा का क्या अभाव है, मतलब पुरुषों की तुलना में लड़कियों का शिक्षा का अभाव है। अगला तीसरा नंबर कहता है बाल विवाह विधवा विवाह, मतलब जिसका पति मर जाता तो उसको दोबारा विवाह कर दिया जाता है, समाज में ऐसा रूल है। लेकिन लड़की का दिल कभी कभी नहीं करता है सर, क्योंकि प्यार एक ही बार होता है होता है ना, अरे प्यार होता है तो होता है ना सर। तो बाल विवाह मतलब बच्चे में शादी कर दिया गया। विधवा विवाह मतलब जो इसका पति मर गया तो वो फिर लड़की को दोबारा शादी कर दिया जाता है, जो कि लड़की का मन नहीं भी होता तो भी समाज वाले लोग कर देते हैं कि नहीं कर लो ठीक रहेगा। तो ये सब क्या हुआ, लड़की का प्रेशर हुआ सर, वही सब चीज़ों में लड़की सुसाइड कर लेती है कभी, क्योंकि दूसरे से दिल मिलाना बड़ा कठिन की काम है। तो यही लेकर आता है सर बाल विवाह विधवा विवाह जैसी करतूतियों इसके लिए अधिक जिम्मेवार है। तो सर देखो, लड़की को नहीं पढ़ाना, लड़की का मतलब स्त्रियों का समाज में दैनिक स्थिति, यही सब कारण है ना। अगला चौथा नंबर क्या है सर, कहता है ना दहेज प्रथा भी स्त्रियों की
की दशा खराब करने में मदद पहुंचा रही है। अब देखो दहेज प्रथा जब से आया है सर तब से तो और स्त्री लोगों को थोड़ा सा माता पिता को और थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, क्योंकि बेटी को अच्छा घर में शादी करना चाह रहा है तो 4 लाख से भी मांगेगा। जिसका 2 कट्ठा जमीन भी नहीं रहेगा तो भी कहेगा 4 लाख। जहाँ का सरकारी जॉब चपरासी का भी लग गया तो डायरेक्ट कहेगा 4 लाख 8 लाख दोगुना भाव बढ़ जाता है। तो इसलिए कहता है सर दहेज प्रथा भी स्त्रियों की दशा खराब करने में मदद पहुंचा रही है ना। इसलिए यहाँ देख रहा है ना बिहार में शराब बंद है सर आना। अगला कहता है ना सर, क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना, कहता है ना खादर और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट करे। खादर और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट करे। तो सबसे पहले ये गौर करना है ना कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। बाकी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पूरा गाने आता ही नहीं है ना। कहता है सर क्या खादर और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट करे। तो खादर और बंगार मिट्टी में निम्न अंतर है, ठीक ना सर। पहला तरफ आना खादर, दूसरा तरफ लिखना बंगार आना। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है सर, कहता है नवीन और उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन और उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। मेरे साथ बोलना होगा सभी को, नवीन और उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। लेकिन पुरानी जलोद मिट्टी को क्या कहा जाता है, बंगार कहा जाता है, ठीक ना सर। तो पुरानी जलोद मिट्टी को क्या कहा जाता है, बंगार कहा जाता है। लेकिन नवीन और उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है, ठीक ना आना। तो नवीन और उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। पुरानी जलोद मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो सर बंगार कहा जाता है, ठीक ना आना। दूसरा नंबर कहता है सर थोड़ी सी गौर करना, कहता है खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी जो होता है ना सर उसमें बाढ़ का क्या होता है, प्रभाव होता है। बाढ़ का क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक ना। मतलब वो बाढ़ का उसमें प्रभाव हो जाता है, ठीक ना। तो कहता है क्या सर कि खादर मिट्टी में बाढ़ का क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक ना। बंगार मिट्टी में बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं होता है सर, ठीक ना। तो वह प्रभाव नहीं होता है। तो क्या होता है सर, खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, बंगार मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है सर, ठीक ना। ये नवीन और उपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी, ये पुराने जलोद मिट्टी को कहा जाता है बंगार मिट्टी। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, बंगार मिट्टी में बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं होता है। कहता है सर यह मिट्टी उत्तरी बिहार या गंगा का मैदान में होता है, ठीक ना। यह जो मिट्टी कहेगा ना, तो खादर मिट्टी जो होता है ना सर वह मिट्टी उत्तरी बिहार कहाँ होता है, तो उत्तरी बिहार या फिर गंगा का मैदान में होता है। अब अगर कहेगा सर बंगार मिट्टी कहाँ होता है, तो यह मिट्टी महाराष्ट्र एवं पंजाब में होता है। कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र और पंजाब में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। और ये सब जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है सर, और इसको पढ़कर जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब चीज आने वाला है। चलिए आएगा सर 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का आता है ना, सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, है ना। तो सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं सर, थोड़ी सी कमेंट में करना। और अच्छा लग रहा है सर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि आपका भाई आपके प्यार के लिए पढ़ाता है सर। हाँ, कहता है सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, तो वो समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, ठीक ना सर। तो वो समस्त उद्योग, वो सभी उद्योग जिनका संचालन सरकार करती है। तो मेरे साथ एक बार बोलना सर कि वो सभी उद्योग, समस्त मतलब होता है सभी, ठीक ना। तो वो सभी उद्योग जिनका संचालन क्या करता है, सरकार करती है ना। जिनका संचालन सरकार खुद से करती है, मतलब स्वयं करती है, ठीक ना। तो वो समस्त उद्योग, समस्त मतलब सभी, समस्त मतलब क्या, सभी। तो वो सभी उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, ठीक ना। जैसे दुर्गापुर मतलब एक जगह है, ठीक ना। ऐसा मत समझ लेना कि दुर्गा पूजा हम लिखे हैं। फिर कह रहा है क्या, भिलाई एवं राउरकेला का कारखाना, मतलब ये सब कारखाना जो है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक ना। कहता है सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, तो वो समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आना कहता है ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार पूछा है इसका कोई मतलब नहीं, और उम्मीद रखना कि सर इस बार भी आएगा, क्योंकि तभी तो कहेगा कि ढिंक चिका ढिंक। हाँ आना सर, कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो ऐसे कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से
अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है। देखो यहाँ पर मेरा बात को समझा कि ऐसे कंपनी जो किसी एक देश में स्थित, वो कंपनी जो एक देश में स्थित है ना, है कहाँ, एक देश में, एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में, मतलब एक देश में स्थित मुख्यालय उसका है और उससे वो अनेक देशों में उत्पादन एवं सेवाओं का नियंत्रण करती है। मतलब वो अपना कंपनी का जो माल होता है, सामान होता है, वो अनेकों देशों में क्या करता है सर, भेजता है ना, वो नियंत्रण करती है और अरबों रुपया की पूंजी वाली हो। और वो कंपनी, वैसे कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं होनी चाहिए सर, वो कंपनी में अरबों रुपया की क्या होनी चाहिए सर, पूंजी होनी चाहिए। वो सभी क्या कहलाता है सर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी कहलाती है, तो ऐसे कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है, अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है और अरबों रुपया की पूंजी वाले हो, और वो कंपनी अरबों रुपया की पूंजी वाले हो, उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे नोकिया, नोकिया का जो फ़ोन आता है ना वो, और बहुत सारे चीज़ें सब कंपनियां जो एक देश में स्थित है लेकिन वहाँ से प्रत्येक देश में सामान जाता है, ठीक ना, आना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, तो ऐसे कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से, जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है, अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है और अरबों रुपया की पूंजी वाली हो, और अरबों रुपया की क्या हो, पूंजी वाली हो, उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे नोकिया, बहुत सारी चीज़ है सर, आना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए, कहता है ना सर कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था और इसके क्या कारण थे। देखो सर, चंपारण आंदोलन हुआ था कब और इसका क्या कारण था। तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो बिहार के चंपारण जिला से ये आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था सर। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। कहता है चंपारण आंदोलन कब और कब हुआ था तथा इसके क्या कारण थे। तो देखो हाँ, गौर करना। कहता है ना, चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। अब देखो सर, कहाँ हुआ था, तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। तो कब हुआ था, तो अप्रैल मंथ के 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। कहता है चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, ठीक ना। बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में नील्हे गोरो द्वारा तक तीन कठिया, कैसा सर, तीन कठिया। कहता है बिहार में नील्हे गोरो द्वारा 3 कठिया व्यवस्था चलाती थी। अब देखो सर, कैसा व्यवस्था चलाती थी, 3 कठिया व्यवस्था चलाते थे, ठीक ना। मतलब 3 कठिया व्यवस्था चलाती थी, है ना, जिससे किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। अब देखो सर, जिसके कारण जो वहाँ के किसान थे ना, उनको 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। और नील की खेती करने से क्या होता था ना सर, खेती करनी होती थी, किसान नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरक कम हो जाती है। अब नील की खेती करोगे सर तो भूमि की उर्वरक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे क्या होता था ना कि उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था। तब किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, ठीक ना। अब देखो सर, थोड़ी सी गौर करना, फिर से एक बार मेरे साथ आना और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। मैं कहूँगा सर कि आपको मंजिल तक पहुँचाऊँगा। आपकी सपना में ही सपना मेरा है, क्योंकि आपका सपना जिस दिन साकार होगा समझ लेना कि मेरा भी सपना हो गया साकार, है ना सर। आना थोड़ी सी कहता है क्या सर कि चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, ठीक ना। अब नीचे लिखना है कि बिहार में नील्हे गोरो द्वारा
तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी। अब देखो तिनकठिया व्यवस्था क्या था, प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। किसान लोग जो है सर वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसमें भूमि का उर्वरक कम हो जाती थी। जिसमें भूमि का उर्वरक क्या हो जाता सर, ये उर्वरक क्या हो जाता, कम हो जाती थी। उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था। जो उत्पादन करता था तो उससे उचित उसको कीमत भी नहीं मिलता था, मतलब जितना वो पूंजी लगाया उतना भी नहीं लौट पाता था, उचित कीमत भी नहीं मिलता था। तब किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। तब हमारा महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की क्या क्या शुरुआत किया। आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको प्यार करेगा। चलिए आइएगा सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो पता है क्या कहता है कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है, अब प्यार में तेरा मेरा तेरा मन घबराता है, मुझे तो गाना गाना आता नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ, जैसे आता है वैसे गाता हूँ। आना अगला क्वेश्चन का आता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन में ना प्यार है। हाँ अगले क्वेश्चन में तो प्यार है सर। देखो कहता है ना, खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग क्या थी। खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग क्या थी, तो खिलाफत आंदोलन कार्यों की मांग निम्नलिखित थी। मतलब खिलाफत आंदोलन की मांग जो था ना, वो बहुत सारा मांग था सर, लेकिन ये लघु उत्तरीय का है तो इसमें तीनों को लिखना है। आना पहला है क्या सर, कि तुर्की के सुल्तान की शांति और प्रतिष्ठा का पुनः स्थापना। पहला जो उसका मांग था ना सर, वो मांग था कि तुर्की के सुल्तान की शांति और प्रतिष्ठा का पुनः स्थापना करो। हाँ तो खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग क्या थी, तो पहला जो मांग थी सर, वो मांग था कि तुर्की के सुल्तान की शांति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना, है ना सर। तो तुर्की के सुल्तान की शांति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करना है, ठीक ना। दूसरा मांग क्या था सर, तो अरब प्रदेश खिलाफ के अधीन कारण। अच्छा अरब प्रदेश खिलाफ के अधीन कारण। अगला क्या मांग था, तो खलीफा को, सॉरी खिलाफ नहीं सर, ये खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थानों का संरक्षक बनाया जाए। अच्छा अब देखो सर, खलीफा जो है था ना सर, उसको बोल रहा था ना कि खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों को संरक्षक बनाया जाए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए, ठीक ना। तो कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि हमारा कहता है तुर्की के सुल्तान की शांति और प्रतिष्ठा का पुनः स्थापना। दूसरा कहता है कि अरब प्रदेश खलीफा के अधीन करना। अरब प्रदेश जो है ना सर, उसको खलीफा के अधीन करने के लिए कहता था खलीफा का मुसलमानों के पवित्र स्थलों का पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए, ठीक ना। यही हमारा तीनों कारण लिखना है सर। अगला जो कारण है सर, वो अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 नंबर क्वेश्चन पता है क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करो। इससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। आइए सर, अब देखिए तुम लोग भाई, आप सबसे हमें रिक्वेस्ट है ना कि आप सब समझ सकते हैं सर कि मैं कितना मेहनत करता हूं आपके लिए, और आप हमारे लिए कितना मेहनत करते हो सर। क्योंकि आप समझ सकते हो सर कि मैंने टोटल क्वेश्चन को मैंने अपने हाथ से लिखा, इसलिए मैंने लिखा कि कहीं पर कुछ गलत ना टाइपिंग हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर वाले कहीं ना कहीं गलत टाइपिंग कर देता है सर। बहुत सब पर हमको बड़ा मुंड खराब रहता है, ठीक नू आना। क्योंकि सर आप सबसे तो मुझे प्यार है, और आप सबको मैं कुछ गलत दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा ऐसा मैं कर नहीं सकता। आना कहता है ना सर कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, थोड़ी सी कमेंट करके बताना कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। कहता है ना, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। हाँ तो विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किसके द्वारा होता है, तो वैश्वीकरण के द्वारा होता है, ठीक ना। तो क्या होता है सर, विश्व के
विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किसके द्वारा होता है? तो एकीकरण जो होता है वो वैश्वीकरण के द्वारा होता है, ठीक ना। आना कहता है वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी, श्रम निर्बाध प्रभाव संभव हो पाता है। इसी के थ्रू जो है ना वो पूंजी, श्रम का निर्बाध प्रभाव संभव हो पाता है, ठीक ना। अगला कहता है इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में पूंजी निवेश करके वस्तुओं का उत्पादन शुरू करती है तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है, ठीक ना। तो वैश्वीकरण से जो होता है ना सर वो बहुत प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती है, क्योंकि हमारे देश में अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो हम लोग विदेश में किसी प्रकार की सामान को आदान प्रदान नहीं कर सकते थे और ना ही विदेश में हम लोग कोई सेवा दे सकते थे किसी को, ना तो कोई बिजनेस कर सकते थे। तो यही वैश्वीकरण के ही थ्रू हमारा वो सब चीज़ क्या हुआ, संभव हुआ। आना कहता है वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किसके द्वारा होता है? तो वैश्वीकरण के द्वारा होता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रभाव संभव हो पाता है। इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में पूंजी निवेश करके वस्तुओं का उत्पादन शुरू करती है तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है, ठीक ना। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन सर कंप्लीट। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। 11 नंबर क्वेश्चन पता है क्या कहता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बाकी नहीं गाऊंगा क्योंकि हमें गाने नहीं आता है। अरे मास्टर बात तो जरी सु कहा गाता है तू। कहता है उदारीकरण को परिभाषित करे। अब देखो सर थोड़ी सी यहाँ पे गौर करना ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डाउट है सर कि उदारीकरण क्या होता है। देखो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करना। हाँ, उदारीकरण का जो मेन अर्थ है ना वो अर्थ है कि उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करना। इसके अंतर्गत सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों जैसे परमिट कोर्ट लाइसेंस आदि से अर्थव्यवस्था का मुक्ति पाना। अब देखो सर देखता है ये सब जहाँ पे कहीं पे पास दिखाएगा ना तो सर तो सबसे क्या होता है, ये सबसे मुक्ति होता है, ठीक ना। तो यही कहता है सर क्या कि उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करना। इसके अंतर्गत सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों जैसे परमिट कोर्ट्स लाइसेंस आदि से अर्थव्यवस्था की मुक्ति पाना। आते हैं सर अब अगला क्वेश्चन की तरफ गौर करना। सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का था ना धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं। धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो वो मुद्राएं जिनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, धात्विक मुद्रा कहलाती है, ठीक ना। तो अब तुम सोचो सर क्या बोला क्वेश्चन कि धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं। तो वो मुद्राएं जिनके निर्माण के लिए, वो मुद्राएं मतलब वो पैसाएं, वो मुद्राएं जिनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता है। जिनके क्या चीज़ के लिए कहता है वो मुद्राएं जिनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के धातुओं का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, धात्विक मुद्रा कहलाती है। अगला कहता है सर वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय जो होता है ना सर वो वस्तु से वस्तु का लेन देन करना। गांव देहात में नहीं देखता है कि तोरा 2 किलो चावल देते हमारा 2 किलो आटा दे देना, कहता है ना, उसे क्या हुआ, वस्तु विनिमय हुआ। मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन करना। तुमको हम वहाँ पर वाला खेत दे देते हैं, तुम हमको यहाँ पर वाला खेत दे दो, वो सब क्या हुआ, वस्तु से वस्तु का लेन देन करना है ना। तो वही हुआ सर कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना, तो वो क्या कहलाता है, कहता है वस्तु विनिमय क्या है। तो जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय
किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किसी किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, तुम जा रहा है कलकत्ता, मैं जा रहा हूँ पटना, तो मैं कहूँगा कि हम कहूँगा कि तुम मेरा भाई को छोड़ दो कलकत्ता, मैं तुम्हारा भाई को पटना छोड़ देता हूँ। तो तुम तो ज़्यादा दूर लेकर के जाओगे, कलकत्ता लेकर के जाओगे, तो दोनों को क्या करना पड़ता है सर, मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब क्या हुआ, वस्तु विनिमय हुआ, मतलब ये सेवाएँ हुआ, ठीक ना। तो यही ना बोला है, यही बोला है सर कि वस्तु विनिमय क्या है। तो जब किसी वस्तु या सेवा मतलब किसी को सेवा करना, किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक ना। तब उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। अगला 14 नंबर का आता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना। आगहनी फसल किसे कहा जाता है, आगहनी फसल किसे कहा जाता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है यह फसल जो जून से अगस्त तक लगाई जाती है, वो फसल जो जून से अगस्त तक लगाई जाती है, नवंबर से दिसंबर तक काट ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, आगहनी फसल कहते हैं। जैसे धान, अरहर, गन्ना, ठीक ना, ये सब क्या है सर, तो ये सब हमारा आगहनी फसल है, ठीक ना। तो आगहनी फसल किसे कहा जाता है, तो यह फसल जो जून से अगस्त तक लगाई जाती है, जो जून से अगस्त तक क्या किया जाता है सर, तो वो लगाया जाता है। तो जो जून से अगस्त तक लगाई जाती है तथा नवंबर से दिसंबर तक काट ली जाती है, उसे क्या कहते हैं सर, आगहनी फसल कहते हैं। जैसे धान, अरहर, गन्ना, वो सब क्या सर, आगहनी फसल है, ठीक ना। अगला कहता है बिहार की अधिकतर चीनी मिल कहाँ स्थित है, बिहार की अधिकतर चीनी मिल कहाँ स्थित है सर। सबसे पहले आप सब कमेंट करना कि कौन कौन लोग पूर्वी पश्चिमी चंपारण से है, पूर्वी चंपारण से है, सिवान से है, गोपालगंज से है, सारण से है, कौन कौन सा लोग जो है सर ये सब जिला से हैं, ठीक ना। तो ये सब जिला में चीनी मिल है। आना कहता है सर क्या, बेतिया में है, कहाँ पे, लहोरिया बेतिया में एक छोटा सा शहर लहोरिया में है एक चीनी मिल, शायद चीनी मिल ही है वहाँ की, दूसरा मिल है मुझे मालूम नहीं, मैंने एक बार गलती से वहाँ पे चला गया था। आना बिहार के अधिकतर चीनी मिल कहाँ स्थित है, कहता है बिहार के अधिकतर चीनी मिल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। अच्छा, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतर चीनी मिल बिहार के ऊपर स्थित है, ठीक ना, स्थित है। तो कहाँ स्थित है सर, तो बिहार के अधिकतर चीनी मिल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, विकसित है। जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, ये सब जिला में स्थित है सर। थैंक यू सर, लव यू। जो भी लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू।